हेलो एवरीवन। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज शाम का अर्घ था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आज शाम को यूपी, बिहार और झारखंड के लोग तो बिजी रहते हैं फेस्टिवल में, तो इसीलिए मैं इस समय आई हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बेटा 2024 में जितने क्वेश्चंस आए थे वो करीबन हमने जो निकाला है तो 72 क्वेश्चंस निकले हैं। लेकिन एक एक क्वेश्चन का जो चार ऑप्शन में से एक है तो आंसर होगा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम में जो ऑप्शन में होता है कोई दूसरे एग्जाम में वो क्वेश्चन में होता है। तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं बेटा, मेरा बैच नंबर 59 12 तारीख को आ रहा है, 12 नवंबर को। इसमें ये सारे जितने भी चीजें मैं करवा रही हूँ एक्स्ट्रा, वो सब कुछ लोडेड होगा। पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, फिलिंग द ब्लैंक, सब कुछ कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक बैच लोगे उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। और स्पोकन वाले याद रखना बेटा, आप स्पोकन में ही एडमिशन लोगे, क्योंकि एसएससी का या बैंक पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं उसका अलग बैच होता है, स्पोकन अलग चलता है। चलिए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2024 का एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और रियल इवेंट के बारे में अगर एक शॉर्ट स्टोरी सुनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। पहले जमाने में है ना, जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो जो सेलर्स होते थे ना, जब वो वापस आते थे शिप से, तो वो बैठ के है ना कहीं चबूतरे में पूरा ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग वहां गए, वहां पे ये घटना घटी, कुछ मनगढ़ंत कुछ रियल इवेंट मिला जुला के वो सुनाते थे। लेकिन सब लोग ये मानते थे कि बिल्कुल शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है रियल इवेंट के बारे में, इसलिए वो एनेक्डोट होते थे। बेटा इसमें दो और वर्ड है जो आपको समझना पड़ेगा, एक तो स्केच और एक है नरेटिव। तो अगर हम ये कहें कि नरेटिव का मतलब क्या है, तो ये हो गया द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होता है तो वो नरेटिव होता है। देखो नरेटिव का मतलब है किसी भी इंसिडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन, और वो खासकर याद रखना इन अ स्टोरी। आप कहोगे मैम नरेटिव भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम एनेक्डोट कहते हैं ना, तो वो रियल होता है, रियल पर्सन और रियल इवेंट के बारे में होता है। ठीक है, आप नरेटिव तो किसी भी तरह का नरेटिव बना के लोगों को गुमराह कर सकते हो, स्केच, ड्राइंग या फिर रफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। जैसे अगर मान लो कि अगर मुझे कहानी लिखनी है तो पहले मैं एक स्केच बनाऊंगी, यानी शॉर्ट में सब कुछ बनाऊंगी और उसके बाद इलाबोरेट करूंगी। तो देखो स्केच का मतलब होता है, याद रखना, किसी भी इवेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर रफ ड्राइंग। ठीक है, जैसे रफ ड्राइंग थोड़ा सा हड़बड़ी में ही करते हैं, रफ ड्राइंग जिसको आप कह सकते हो रफ ड्राइंग, और सिंपली क्विक ड्राइंग। जैसे आप स्केच बनाते हो ना, तो रफ की जगह पे आप क्विक ड्राइंग लिख दो, क्योंकि स्केच बहुत जल्दी ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और याद रखना इसमें हम लोग डिटेल नहीं डालते हैं, किसी भी चीज का डिटेल नहीं डालते हैं, विदाउट डिटेल्स। इसलिए कभी भी कोई चीज का स्केच बनाते हो ना, तो बिल्कुल रफ तरीके से बनाते हो, क्विक तरीके से, सिंपल तरीके से, बिना उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन डाले। ठीक है, देखो आंसर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। दिन भर चिक 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 करते रहने वाले जो लोग होते हैं वो कंटेंशियस होते हैं, लड़ाकू टाइप के, झगड़ालू टाइप के। ठीक है, ग्राउची, क्वारलसम, ये झगड़ालू लोग होते हैं। इसमें दो वर्ड और है, वो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, वेरेशियस, कावर्ड और रेटिसेंट, तीन वर्ड। रेटिसेंट होते हैं बेटा चुप रहने वाले, जो ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है, चुप रहने वाले, रेटिसेंट, यानी कि क्वाइट जिसको कहोगे, और शांत रहने वाले हो गए नॉट टॉकेटिव। मैं इसको मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स के सिनोनिम में मैंने दिया हुआ है आपके जो 20 शीट्स है उसमें, रेटिसेंट, टैसिटर्न, रिजर्व्ड। इसे सिनोनिम में चाहो तो आप टैसिटर्न भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ वर्ड बेटा कायर होते हैं ये लोग, जिसका सिनोनिम है टिमिड, कायर। एंड वेरेशियस इज ट्रू, सच, वेरेशियस इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रू इंफॉर्मेशन। देखो समझ में आया, बताओ।
नेक्स्ट आओ थर्ड नंबर, देखो ध्यान से, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो बहुत खुश भी नहीं होते, बहुत दुखी भी नहीं होते, है ना, और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर कोई बहुत खुशी की चीज हो, बैड हो या गुड हो, स्टोइक कहते हैं इसको। बेटा ये होते हैं हिंदी में तटस्थ, यानी कि शांत रहने वाले। बहुत वन हु इज नॉट वेरी हैप्पी और वेरी सैड। फाइन। नेक्स्ट हाउ स्केप्टिक, बेटा ऐसे लोग शंका से भरे होते हैं, शंका से ग्रस्त, ये डाउटफुल होते हैं। अगर किसी को लेके आप स्केप्टिक हो, यानी कि आप उस पर डाउट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट आओ सिनिक। सिनिक मानते हैं कि यार सारी दुनिया मतलबी है, कोई अगर हेल्प कर रहा है तो मतलब से हेल्प कर रहा है, अगर आप उसको हेल्प करने जाओगे तो सोचेगा अरे ये मुझे हेल्प करने क्यों आया। तो सिनिक इज वन हु थिंक्स ऑल आर सेल्फिश, जो सोचता है कि पूरी दुनिया सेल्फिश है। बेटा फोबिया से फोबिक बना है, फोबिया से फोबिक यानी वन हु हैज सम टाइप ऑफ फियर। जैसे एक्रोफोबिक जो होते हैं वो हाइट से डरते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनको पानी से डर होगा। ये एक लक्षण है, जिस समय कोई डॉग वगैरह काट लेता है, रेबीज हो जाता है, उसका लक्षण है। वो पानी अगर पिएंगे तो सारा पानी निकल आता है, मतलब आपकी बॉडी पानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिया होता है बीमारी। नेक्स्ट आओ मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूअसली, यानी शराब पीने की जो लत होती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, डिप्सोमेनिया। याद रखना मेनिया का मतलब हो गया यही, मॉर्बिड कंपल्शन वर्ड जो दिखेगा ना, यही तो है मेनिया, और सब में मेनिया है। लेकिन अब देखो मेनिया में कौन कौन सा रहा है, अगर डिप्सो है तो ये शराब का है, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, बेटा ये चोरी करने की सनक है, ये चोरी करने की सनक है। एक सेकंड रुकना। आ जाओ नेक्स्ट। अब मेनियाक, बेटा मेनिया से बना है मेनियाक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो मेनियाक कहलाएगा। जैसे अगर चोरी करने की उसको सनक है तो क्लेप्टोमेनियाक कहलाएगा, ठीक है। अगर वो शराब पीने की लत उसको है तो वो डिप्सोमेनियाक कहलाएगा। तो यार व्यक्ति जो है वो मेनियाक है और ये जो लत है वो मेनिया है। अब आओ SATYRO, अगर इस वर्ड का रूट देखोगे तो कोई रूट नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सेटारोमेनिया होते हैं, इनको एक्सट्रीम लस्ट होता है फॉर सेक्स, इसीलिए इसका हुआ आप सीधा स्ट्रेट अवे लिखोगे लस्ट फॉर सेक्स, ठीक है। देखो सबका मीनिंग क्लियर हो गया। आंसर 4 है। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, पता है ना, जबकि जब अगर कोई प्रॉब्लम होता है वहां पे बहुत ज्यादा आतंक वगैरह फैल गया, जैसे कश्मीर वगैरह में, तो काफी समय तक लंबे लंबे समय तक कर्फ्यू लगा रहता है ना, तो इसीलिए दंगा फैलता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। देखो होटल्स वगैरह में जब अंदर आप एंटर करते हो रूम्स में तो चेक इन होता है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे आप 5th नंबर में सिर्फ कर्फ्यू आंसर है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, बेटा फ्लावर्स बेचने वाले फ्लोरिस्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं ना, ये जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, ये उगाना इज हॉर्टिकल्चर। और यहां पे याद रखना कि बेसिकली ये गार्डन कल्टीवेशन में होता है ना, जो बागवानी टाइप का कल्टीवेशन होता है जहां पे फल वगैरह उगाए जाते हैं। तो एक्सपर्ट इन गार्डन कल्टीवेशन, ये देखो। नेक्स्ट आओ बॉटनिस्ट, बेटा बॉटनी पढ़ने वाले हैं, यानी कि वन हु स्टडीज प्लांट्स। ऐसे को पता है स्टडी ऑफ प्लांट्स होते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स होते हैं जूलॉजी, है ना, और गार्डनर होते हैं माली, जो बगीचे में काम करते हैं वो गार्डनर होते हैं, माली हुए, राइट। तब यस फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब उगाए जाते हैं। ओके बेटा इतना टाइम लोगे तो बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट आओ
A small group of people who spend the time together and do not welcome other people in their group. ऐसे लोग जो समय साथ बिताते हैं और नहीं चाहते कोई बाहरी आदमी हमारे ग्रुप में शामिल हो, ऐसा ग्रुप को कहते हैं क्लिक। देखो यहां पे ये है। फाइन। स्क्वाड, ग्रुप ऑफ पीपल जो ऐसे टीम काम करते हैं, खासकर आप देखते हो हमारे आर्मीज वगैरह में, है ना, तो वो एक टीम की तरह काम करते हैं। जो टीम का हेड बोलेगा वही मानेंगे। तो स्क्वाड का मतलब हुआ अ ग्रुप ऑफ पीपल that works as a team. ठीक है। एम्प्लॉयज का मतलब हो गया बेटा कर्मचारी। और लॉबी जो वर्ड होता है ना, ये याद रखना, एक तो होता है लॉबी का मतलब किसी बिल्डिंग में जो एक ओपन एरिया होता है जहां पे लोग बैठ के मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन लॉबी वो भी होता है जो एक ग्रुप किसी पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए काम कर रहे हो या पॉलिटिशियन को मिला के कोई ग्रुप बना हो, वो लॉबी होता है। A group of people that tries to influence, ये अपने प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता है, a politician। ये जानते हो ऐसे लोग जैसे होते हैं ना, जैसे अभी हाल में हुआ था, एक कानून आया था अगेंस्ट द ड्राइवर्स जो हिट एंड रन केस करते हैं। तो सारे जितने ट्रक ड्राइवर्स थे उन लोगों ने मिलकर हड़ताल किया। अब उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि फिर सरकार को अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा, वो कानून का वो प्रावधान वापस लेना पड़ा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पॉलिटिशियन को कुछ करने के लिए और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए। फाइन। एम्प्लॉयज जो होते हैं ये होते हैं कर्मचारी। ये देखो, कर्मचारियों को एम्प्लॉयज कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट आओ, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चर्ड। देखो नेक्स्ट है गार्डन, तो आपको पता ही है क्या है, बगीचा। नेक्स्ट है QUAY। बेटा ये इसका प्रोनाउंसिएशन की आता है। QUAY में यू और ए का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है की। और ये होते हैं अ स्ट्रक्चर बिल्ट कहां पे, अलोंग द शोर। किस चीज का शोर, या तो ओशन का होगा या बैंक ऑफ द रिवर। और ये क्या करता है याद रखना, जहां पे लोड और अनलोड किया जाता है किसी शिप को, और रिवर होगा तो किसी बोट को, लेकिन ये लोड अनलोड करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। याद रखना सिर्फ ये ओशन ही नहीं होता है। अब रिवर होगा तो रिवर के किनारे बना है तो वो क्या करेगा, शिप से या बोट से लोड अनलोड करेगा, तो रिवर बैंक पे भी बन सकता है। म्यूजियम आपको पता है जहां पे चीजें डिस्प्ले होती है, बहुत प्राचीन चीजें भी, किसी के जो बच्चे और बूढ़े लोग हों या जवान लोग हो वहां जाके देखते हैं ना म्यूजियम। मैं गई थी अबू धाबी में, तो वहां पे देखा था म्यूजियम। फिर मुझे लगा यार इससे बेहतर तो म्यूजियम हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे म्यूजियम देखने नहीं जा रहे हैं दिल्ली में। कहाँ गए, तो अबू धाबी में, वहां के म्यूजियम देखने के लिए। हाँ, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट होते हैं नौकरशाही, है ना, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और उनके द्वारा शासन। आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो शासन नहीं करते हैं। बेटा एक बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाओ, आपको महसूस होगा कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वो अपने ही तरह से शासन करते हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, है ना, और काम जल्दी नहीं होगा। तो आप कहोगे यार यहाँ तो टोटल ब्यूरोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ये है डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी में है ना बेटा, एक व्यक्ति से राज शुरू होता है और उसके बाद वो लास्ट में क्या होता है, जब एक व्यक्ति राज कर रहा होता है ना, तो धीरे धीरे वो तानाशाही में ही चेंज हो जाता है। इसीलिए डिक्टेटरशिप, या हम कहेंगे रूल्ड बाय वन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन। मोनार्की, राजतंत्र, यानी कि राजा के द्वारा शासन, रूल्ड बाय अ किंग।
मोनार्क का मतलब ही होता है किंग। ये जो मोनार्क वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है किंग। एंड प्लूटो जानते हो क्या है? ये ग्रीक गॉड है वेल्थ का। देखो कहां से आया है, ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ। वो अगर देखोगे इसका मतलब है कि धनी लोगों के द्वारा शासन। भाई धनी लोग शासन थोड़ी करते हैं, ऑफ कोर्स वो शासन चलाते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि धनी लोगों के हाथ में ही पॉलिटिशियंस खेलते हैं, राइट? तो प्लूटोक्रेसी इज रूल्ड बाय धनी लोग, इज वेल्दी पीपल। ये देखो, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप, an often imaginary place or state of utter perfection and happiness। भाई ऐसी जगह जहां पे आपको बहुत परफेक्शन दिखेगा, बहुत हैप्पीनेस दिखेगा, है ना? तो कहोगे मैम ऐसी जगह तो है नहीं। तो बेटा इसीलिए तो इसको कहते हैं यूटोपिया। ये यूटोपियन सोसाइटी कार्ल मार्क्स ने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि एक समय आएगा जब सारे जो मजदूर है वो राज करेंगे, उनके हाथ में वो फैक्ट्रीज होंगे, जो फैक्ट्रीज वो बनाते हैं और फिर वहां पे मजदूरी करते हैं, है ना? तो ऐसा उस समय सब सुखी होंगे, कोई भी दुखी नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तो वो एक यूटोपियन सोसाइटी की के बारे में सोचे थे। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे एक वर्ड है, सबसे पहला देखना इनफर्नो। जब बेटा बहुत भयंकर आग लगती है ना, तो इनफर्नो कहलाता है, अ लार्ज फायर, इनफर्नो। देखो नेक्स्ट आओ, डिस्टोपिया। आपको नहीं लग रहा है यूटोपिया का एंटोनिम लग रहा है डिस्टोपिया? यानी अगेन ये होगा एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ अटर हैप्पीनेस, नहीं अटर सैडनेस, सॉरो, दुख तकलीफ। इसे देखो ना, डिस्टोपिया और यूटोपिया दोनों एक दूसरे का, आप दिखा सकते हो दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, ठीक है? जब भी क्रॉस साइन लगाए समझ आना एंटोनिम है। एन इमेजिनरी प्लेस वेयर ऑल आर अनहैप्पी, जहां पे सभी लोग दुखी, ठीक है? यूफोरिया, ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस। इसका सिनोनिम कराया हुआ है क्लास में, एक्सटेसी, यूफोरिक, ग्लीफुल, याद है ना? वही यूफोरिक में यूफोरिया हो गया, जॉयस, जॉयफुल, यानी कि जॉय हो जाएगा इसका, हैप्पीनेस हो जाएगा, मेरीमेंट हो जाएगा। इसका बहुत सिनोनिम कराया हुआ है। देखो बोलो समझ में आया? और देखो ये 10 क्वेश्चन कराने में लगभग मुझे 20 मिनट से ऊपर लग गया, क्योंकि आप महसूस करोगे एक एक क्वेश्चन में आपको सबका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आ जाओ नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, बंद जगह से डर। बेटा जब बंद जगह से डर होता है ना, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ऐसे लोग है ना लिफ्ट वगैरह में नहीं चढ़ पाते। फोटोफोबिया, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट से डर, सनलाइट से डर, ऐसे लोग अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है? फियर ऑफ लाइट, या कह सकते हो ब्राइट लाइट, क्योंकि लाइट तो थोड़ा चाहिए आपको देखने के लिए, नहीं? और ऑप्टो भी बना बेटा ऑप्टिक से, यानी आंखों से रिलेटेड है। अब ऑप्टो वर्ड हमेशा याद रखना, ऑप्टिक से बना हुआ है, यानी आंख से। ऐसे लोगों को है ना जब आंखें खोलते हैं तो उनको लाइट चुभती है। फियर ऑफ ओपनिंग वंस आईज, आंखें खोलने से इनको डर लगता है। जितने भी ऑप्टिक फाइबर्स होंगे, ऑप्टिक नर्व्स होंगे, सारे आंखों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आओ, एगोराफोबिया। बेटा ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे सिचुएशन से डर लगता है जहां पे उसको नर्वसनेस हो, घबराहट होने लगे। तो ऐसा जगह पे कहाँ होता है? पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत नर्वस फील करते हैं। बेटा छठ का व्रत चीखू, छठ का व्रत इतना आसान थोड़ी बेटा जो सब रख ले। फियर ऑफ सिचुएशंस दैट कॉज पैनिक और हेल्पलेसनेस, असहाय महसूस करने लगोगे आप, ठीक है? देखो बेटा मैं तो अभी ईडीएम्स करा रही हूँ 2024 का। अब इससे आपको एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। फोटोफोबिया, लाइट से डर। ऑप्टोफोबिया, लाइट से इतना डर कि आंख खोलने से डर लगे।
एगोराफोबिया, ऐसा डर जो ऐसा सिचुएशन से भागते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको असहाय सा फील हो सकता है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो, पब्लिक प्लेसेस हो। एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह से डर। देखो समझ में आया? नेक्स्ट आओ, a short section of a book that leads to or explains the main part। बेटा शॉर्ट सेक्शन जो मेन पार्ट के बारे में बताए उसको कहते हैं फोर वर्ड। बेटा फोर का मतलब होता है आगे, जैसे आपका ये जो आगे का माथा है वो फोर हेड कहलाता है। तो इसीलिए शुरुआत में जो दिया हो कुछ शब्द जिससे एक्सप्लेन किया जाए कि भाई आगे क्या है, वो फोर वर्ड है। कंक्लूजन तो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन इज निष्कर्ष, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट, जब आप लेटर या कोई नोट लिख लेते हो ना, याद आता है अरे यार ये छूट गया, तो देखना कुछ लोग लास्ट में लिखेंगे पीएस और फिर उस चीज को ऐड कर देंगे, तो वही तो पोस्ट स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी जब आप खत्म कर चुके हो किसी लेटर को या कुछ को, उसके बाद जो लिखते हो। पोस्ट का मतलब ही होता है बेटा बाद में, प्री पहले, पोस्ट बाद में। ठीक है, एट द एंड लगाना चाहते हो लगा दो। हर्ष कश्यप, बस 12 तारीख से आ रहा है बेटा। एंड पैराफ्रेज, कभी कभी आपको है ना, देखोगे कोई चीज को एक्सप्लेन कर दोगे टीचर के रूप में, फिर टीचर को देखोगे आसान शब्दों में उसको फिर से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। तो याद रखना कि जब वो पैराग्राफ को अलग वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिफरेंट वर्ड्स so as to make it easier to understand। उसको समझना आसान कर दे, उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। देखो क्लियर, बोलो। नेक्स्ट आओ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जो आप दूर की चीजें देखना चाहते हो स्पेस में, उसके लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है ना। दूर की चीज बेटा स्पेस में, स्पेस का मतलब यहां पे अंतरिक्ष है। बायनोकुलर्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो दूर की चीज देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हो, वो आप स्पेस नहीं देख सकते उससे। माइक्रोस्कोप यूज होता है टू सी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आप जो यूज करते हो वो माइक्रोस्कोप होता है। बेटा स्पेक्ट्रोग्राफ, ग्राफ इज लाइक राइटिंग, ये होता है फॉर स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम में ना क्या होते हैं, विबजियर होते हैं, जो कलर्स होते हैं अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम में, उनको स्टडी करना इज स्पेक्ट्रोग्राफ। और खास के याद रखना ये एपरेटस होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ अ सनलाइट, कह सकते हो ऑफ सनलाइट या लाइट, क्योंकि 7 कलर्स में टूटते हैं ना। एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड अ स्पेक्ट्रा, अ स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या है, 7 कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम। बाई का मतलब दो होता है, बायनोकुलर्स में देखना दो ऐसे रहेंगे जिससे आप दूर की चीजें देखोगे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी फार अवे थिंग्स। बाई मतलब दो होता है, देखो
वॉल्यूम 2 करना जरूरी है बेटा, वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सिंपल स्टेनो में बेटा जितने आपको करा दिया है क्लास में उस मोर देन सफिशिएंट है, स्टेनो में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट आओ, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। बेटा जब आप मूवमेंट करने में बहुत ही क्लमजी, मेरे मुंह से तो क्लमजी निकल ही गया, यानी बेतुका तरीके से जब चलते हो ना तो क्लमजी तरीके से वॉक करते हो, ठीक है। अलर्ट का मतलब होता है एकदम सचेत। इम्बैलेंस्ड होते हैं जब बैलेंस नहीं बनाते हो तो, लेकिन इम्बैलेंस होकर कई बार हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन क्लमजी वे में वॉक करोगे वो आपकी हैबिट होती है। एंड क्लाउनिश, बेटा क्लाउन का मतलब होता है जोकर। तो क्लाउन जो होते हैं ना, अगर उसका बिहेवियर उस तरह से बिहेव कर रहे हो तो आप क्लाउनिश बिहेव कर रहे हो, यानी बहुत ही ह्यूमरस वे में, फनी वे में, फूलिश वे में बिहेव करना इज क्लाउनिश। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, और फूलिशली मतलब एकदम मूर्खतापूर्ण तरीके से कोई चीज बढ़ा चढ़ा के इज क्लाउनिश। देखो नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में जा सके, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। एस्टर का मतलब होता है बेटा स्टार, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, और एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्टार जाने के लिए निकलते हैं। अब स्टार तो जा नहीं सकते हो तो स्पेस तक जाते हो, दैट इज एस्ट्रोनॉट। और इसको जो यूएसएसआर था उन्होंने इसको कॉस्मोनॉट बोला था। यूएसए एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज करते थे। बेटा एंथ्रो वर्ड जहां दिखे, एंथ्रोपो समझ जाना मैन, इंसान, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज ह्यूमन बींग्स। अब मानव की शुरुआत कहां से हुई, कैसे कैसे आगे बढ़े, ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, तो ये जो होता है ना मानव शास्त्र जिसको कहते हैं वो है। एल्केमिस्ट, जो एल्केमी पढ़ते हैं वो एल्केमिस्ट होते हैं। अब भाई एल्केमी क्या है, तो वो अब तो हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पुराने जमाने में ये माना जाता था कि कुछ ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लोहा और पीतल ये सबको हम सोना में चेंज कर सकते हैं। तो दैट वाज अ साइंस, उस समय बिलीव किया जाता था, टू चेंज बेस मेटल्स यानी कि सस्ते मेटल्स इनटू गोल्ड, है ना। हु वाज एन एक्सपर्ट इन एल्केमी, और एल्केमी का मतलब क्या था, साइंस टू चेंज बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। और ये पॉसिबल हो नहीं पाया, इसीलिए गोल्ड के दाम देखते हो बढ़ते चले गए। व्हाट यू मीन बाय क्यूरेटर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है कि म्यूजियम में चीजें कैसे संरक्षित की जाती है वो जानते हैं वो। तो व्हाट इज अ क्यूरेटर, वन हु लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, लुक्स आफ्टर थिंग्स इन अ म्यूजियम। ये देखो म्यूजियम में चीजों का देखभाल करने वाले क्यूरेटर कहलाते हैं। आप देख रहे हो एक एक मीनिंग मैं आपको दे रही हूं सिर्फ इसीलिए कि सारे मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, याद रखना, ये सारे मीनिंग आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ये होते हैं लैक्स। अगर आप लैक्स हो ना इसका मतलब है ढीले ढाले। सो अगर लैक्स जो है वो होते हैं ढीला ढाला व्यक्ति। कॉशियस होते हैं सचेत, वाइल्ड होता है जंगली, और जो प्रोविडेंट लोग होते हैं ना वो बचत करते हैं, कोई भी चीज को सेव करके चलने वाले जो होते हैं वो होते हैं प्रोविडेंट। सेविंग लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको कब्जा करना मुश्किल है, जिसको जीत के अपने अधीन करना मुश्किल है, वो होता है इनविंसिबल। बेटा इसका हिंदी होता है अजय।
जिसको जीता ना जा सके, इनविजिबल जो गायब हो जाए, दैट वी कैनॉट सी। इनडेलिबल में ये डेल वर्ड याद रखना, जैसे होता है डेल फॉर डिलीट, इनडेलिबल होता है जिसको आप मेमोरी से डिलीट नहीं कर पाते हो, यानी भूल नहीं सकते हो। सो इनडेलिबल इज दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, और जिसको डिलीट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और फॉरगॉटन, जिसको भूलना या जिसको मिटाना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट आवर थर्ड, इनएफेबल, इसका मतलब होता है इतना सुंदर जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो, टू ब्यूटिफुल टू डिस्क्राइब। जिसका एक इडियम भी है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, है ना। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मीटिंग शुरू होने वाला है, मैं अपने स्टाफ से पूछूंगी भाई मीटिंग का एजेंडा क्या है, यानी एजेंडा होता है कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस हो गया तो उसका है ना मिनट्स लिखा जाता है। तो ये मिनट्स जो होता है ना, टॉपिक्स या पॉइंट्स जो डिस्कस हो चुका है मीटिंग में, बेटा मिनट्स कहा मैंने, माइन्यूट भी सेम स्पेलिंग होता है, उसका मतलब होता है बहुत छोटा सा, सूक्ष्म, टाइनी, लेकिन यहां पे हम एजेंडा का मतलब भाई अभी मीटिंग शुरू नहीं हुआ है, वो एजेंडा है, मीटिंग खत्म हो गया, उसका जो पॉइंट्स बना वो मिनट्स कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपका उद्देश्य होता है कि भाई तुम ऐसा काम क्यों किए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य, मोटो, मोटिव जिसको कहोगे। एंड मेन्यू तो पता है आपको, लिस्ट ऑफ जो डिशेस होते हैं आपके किसी रेस्टोरेंट में तो क्या कहलाते हैं, मेन्यू, मीनू मत बोलना इसको। इन रेस्टोरेंट एज मेन्यू। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पंछी रखे जाते हैं बेटा वो एवियरी होते हैं, जू होते हैं जहां पे एनिमल्स रखे जाते हैं। ठीक है, सैंक्चुरी, जहां पे एनिमल्स रखे जाते हैं, ऐसी जगह पे, ऐसे एनवायरमेंट पे जहां उनके प्राण सुरक्षित हो, है ना। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए जाते हैं ना, इसी चीज के लिए तो बनाए जाते हैं। ये हंटिंग से बचाने के लिए सैंक्चुरी होते हैं, और हाइव या बी हाइव दोनों में से कुछ भी बोल दो, ये होते हैं छत्ते मधुमक्खी के। ठीक है, देखो बेटा सीरियल टारगेट करने के लिए बैच नंबर फॉर 59 है ना, 59 है, हाँ बैच नंबर 59 लोग हैं। चलो नेक्स्ट आओ, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हराना मुश्किल हो। अब जिसको नहीं हरा सकते हैं उसको भी तो इनविंसिबल कहेंगे, है ना, जिसको कॉन्कर नहीं कर सकते, जिस पर कब्जा नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते हैं, वो इनविंसिबल है, अभी बताया था अजय। और ये हमको लगता है लगभग सेम वर्ड दे दिया है इनविजिबल, लेकिन इसके नीचे एक वर्ड दिया है, इसको ध्यान से देखो, इनइलेक्टेबल, इसका मतलब है जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते हो, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब मन ललच जाता ही है, दैट कैन नॉट बी रेसिस्टेड। ये देखो, राइट।
बोलो कोई प्रॉब्लम? विच डिग्री इज बेस्ट? कोई डिग्री नहीं बेटा, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं साइंस आर्ट्स इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं होती। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। देखो करेक्ट का यहां पे आपको दिख रहा होगा रूट। इनकॉरिजिबल, इलेजिबल होते हैं, अपठनीय, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको रीड करना मुश्किल हो। इलेजिबल। इनक्रेडिबल, इसका मतलब है जो विश्वास नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है ना। देखते हो एडवर्टीजमेंट में इनक्रेडिबल इंडिया, इसका मतलब अविश्वसनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका हिंदी में आता है अतुल्य भारत, बेटा अतुल्य नहीं है ये, है ना, हिंदी का एडवर्टीजमेंट अलग होता है। और इनएलिजिबल, आप योग्य नहीं हो, अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हो तो आप इनएलिजिबल हो सीजीएल के लिए, यानी अयोग्य। ये देखो, a large flat area surrounded by seats used for sports और entertainment। एक large area, चारों तरफ सीट से लगे हुए, बेटा वो एरिना होते हैं, वहां पे बॉक्सिंग वगैरह होगा या रेसलिंग होगा। खासकर सेनेट जो होते हैं ना बेटा, ये अपर हाउस ऑफ कुछ कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में, है ना। जैसे यहाँ पे अपर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं ना, वहां पे सेनेट होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गार्डन तो बहुत ही आसान वर्ड है, इसका क्या बताएं। नेक्स्ट आओ, अ पीरियड ऑफ 10 years, बेटा सेंचुरी होते हैं 100 का, डिकेड होता है 10 का, और बाइनियम होते हैं 2 का, और लस्ट्रम होते हैं 5 का। ये देख लो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, वन हु ईट्स अ लॉट, ग्लटन, बेटा पेटू होते हैं, जिसका सिनोनिम भी लिख लो, गुरमेट। शॉफर होते हैं प्राइवेट कार्स के जो ड्राइवर्स होते हैं, खासकर यूनिफॉर्म में शॉफर होते हैं, अ प्राइवेट कार ड्राइवर। ठीक है, स्टुवर्ड होते हैं ना, खासकर प्लेन्स में और शिप्स में जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको हम स्टुवर्ड कहते हैं। अ पर्सन हु, खासकर मैन है ना, हु लुक्स आफ्टर पैसेंजर्स ऑन अ शिप और प्लेन। और शेफ कौन होते हैं? कुक जो होते हैं वो शेफ होते हैं, यानी रसोईया, खासकर होटल्स वगैरह के, उनको हम लोग कहते हैं शेफ। ये देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? an important person who represents his country in a foreign place, in a foreign country, बेटा वो होते हैं एम्बेसडर, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एमेच्योर। बेटा एमेच्योर ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स नहीं होते। हाँ, वो कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते। ये नहीं कि उससे कमाई कर रहे हैं, है ना, जैसे रेसलर्स हमारे देश के, अगर जाके वो WWE ज्वाइन कर लेंगे तो वो प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, फिर वो एमेच्योर नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब है वन हु प्लेस some sports for fun and not for money। आप खाली नॉट फॉर मनी भी लिख दोगे तो भी चलेगा। वन हु प्लेस सम स्पोर्ट्स नॉट फॉर मनी, वो प्रोफेशनल नहीं होते। ऑल्ट्रुइस्ट, जो सभी के प्रति काइंड है। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ट्रू मतलब सच्चा, जो अदर्स के प्रति सच्चा हो वो ऑल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं, जिनको हम लिखेंगे काइंड, दयालु। देखो एनोनिमस, बेटा ये एन का मतलब होता है नेगेटिव बनाने के लिए, और निम का मतलब नेम होता है। एनोनिमस होता है गुमनाम, विदाउट नेम। कभी कोई कोटेशन देखोगे, बहुत सुंदर कोटेशन होगा, देखेंगे यार लिखा किसने है, नीचे लिखा रहेगा एनोनिमस, इसका मतलब गुमनाम है, किसने लिखा है नाम पता ही नहीं। नेक्स्ट आओ, वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, बेटा जो चुप रहता है वो रेटिसेंट होते हैं, लोक्वाशियस होते हैं, टॉकेटिव,
ये इसका एंटोनिम होता। रेटिसेंट होते हैं चुप रहने वाले, और एसेंट्रिक तो होता है बेटा सनकी, जो वियर्ड नेचर का, पागलपन की तरह रहेगा, जिसको इरेटिक भी कहोगे, ठीक है। और गैब से बना है वर्ड गैबी, ये ध्यान रखना, गैब वर्ड बना है गैब से, और गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जो बोलने में अच्छा होता है। तो गैब का मतलब होता है बकबक करने वाला, इसका मतलब अगेन ये भी सिनोनिम है टॉकेटिव का। द स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों की पढ़ाई, न्यूमिस्मैटिक्स। कोरियोग्राफी होता है ऑफ डांस, इसीलिए पिक्चर्स वगैरह में देखो ना, डांसर जो होते हैं कोरियोग्राफर होते हैं। इंफॉर्मेटिक्स बेटा इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इंफॉर्मेटिक्स उसी से रिलेटेड है। एंड कार्टोग्राफी, ये मैप जो ड्रॉ करते हैं, कार्टोग्राफी वो होता है स्टडी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। सो इंफॉर्मेटिक्स का लिख लो, ये इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें डेटा वगैरह मिलता है आपको। एंड कार्टोग्राफी इज आर्ट ऑफ ड्रॉइंग मैप्स। ये देखो, ठीक है। A person who is inclined to see the worst aspect of anything, यानी एकदम निराशावादी होंगे किसी भी समय के लिए, वो हमेशा निराशाजनक सोच रखते हैं, पेसिमिस्ट। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं मानवता प्रेमी, वन हु लव्स मैनकाइंड, मानवता प्रेमी, वन हु लव्स मैनकाइंड। ऑप्टिमिस्ट बेटा, पेसिमिस्ट का उल्टा ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ये आशावादी होते हैं, और पेसिमिस्ट होते हैं निराशावादी। अभी ऑल्ट्रुइस्ट का बताया था आपको, काइंड, देखो यहां रिपीटेड ये वर्ड, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी कराए हुए हैं बेटा इसी मुझे लगता है इसी चैनल में कराए हुए हैं, वो देख लो आप। अ थिंग फिट टू ईट, जो चीज आप खा सकते हो एडिबल होता है। पैलेट जानते हो, आपके मुंह के अंदर जो होता है ना, वो पैलेट होता है, जो तालू होता है ऊपर वाला भाग। अनपैलेटेबल होता है जो खाने में अच्छा ना लगे, नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट, नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट, गंदा लगे, क्योंकि पैलेट का मतलब ही हो गया आपका तालू, तो मुंह के अंदर जो अच्छा नहीं लगता वो अनपैलेटेबल है, ठीक है। एंड टॉक्सिक इज पॉइजनस, टॉक्सिक इज पॉइजनस। देखो, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो बनता है कि भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूं और वो है नहीं, तो वो कौन होते हैं, इम्पोस्टर होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बहरूपिया। हालांकि होते हैं वो फ्रॉड, लेकिन इम्पोस्टर वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है जिसको कहते हैं बहरूपिया। अनरिकॉग्नाइजेबल, जो पहचाना ना जा सके, तो सीधा एंड इनएक्सेसिबल हिज, जिसके तक पहुंचना मुश्किल हो। जैसे अगर आप चाहोगे भाई प्राइम मिनिस्टर से मैं मीटिंग करना चाहूंगा, नहीं कर सकते भाई, क्यों, वन हु कैन नॉट बी मेट, या फिर आप कह सकते हो ऐसा जगह जहां पहुंचना मुश्किल हो, है ना, अ प्लेस जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, मुश्किल वहां पहुंचना, प्लेस दैट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, बताओ, हमने 30 आज करा दिया आपको, अब इसका नेक्स्ट भाग मैं कल कराऊंगी, और कल मैं शाम को 7:30 बजे इसको पूरा फिनिश कराऊंगी। मेरा 72 करीबन है क्वेश्चंस इसमें, तो इसमें आधा तो लगभग हो गया है, और 40 के लगभग क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा जो बैच है मेरा, इसमें हम पूरा सब कुछ आपको फिनिश करके देंगे। और ये 2024 का मैं अभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रही हूँ, ये सारे बैचेस को भी करा रही हूँ। याद रखना, सिर्फ ग्रामर नहीं करना है, ग्रामर तो मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी, लेकिन ग्रामर के अलावा क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैबुलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब कुछ करना जरूरी है। और ये हमारा बैच नंबर 59 आ रहा है, जो बैच नंबर 59 के साथ